हेलो बच्चों। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रिज्म से अपवर्तन। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि प्रिज्म क्या होता है, फिर देखेंगे उसके द्वारा अपवर्तन कैसे होता है और उसकी क्या क्या समीकरण अपने पास आती हैं। ये भी एक बोर्ड का बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें से भी बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विचलन कोण का मान ज्ञात करो, या फिर अपन को सीधा सा ये एक्सप्रेशन दे देते हैं कि जो अपवर्तन है ये साइन डेल्टा एम अपॉन में ए बटा दो अपॉन में साइन ए बटा दो, ये वाला सूत्र व्युत्पन्न करके बताओ। तो अपन बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है जो इसको करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रिज्म क्या होता है। तो देखो, प्रिज्म होता है कि अगर कोई भी दो पृष्ठ अपवर्तन जिनसे अपवर्तन हो सके किसी कोण पर झुकी हुई हो, है ना। ये कोई भी माध्यम हो सकता है, पूरा एक जैसे कि कांच। तो ये दोनों किसी कोण पर झुकी हुई है और ये दोनों से कोई माध्यम घिरा हुआ है जैसे कि कांच। तो इस जो संरचना बनती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इस पूरी संरचना को प्रिज्म बोलते हैं। इन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं और ये वाला जो कोण है इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। अब देखो यहाँ पर अपने पास एक प्रिज्म बना हुआ है और उससे क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। देखो, ये प्रकाश किरण आई यहाँ से, ये आई, ये कौन सा माध्यम हुआ, विरल माध्यम। ये कौन सा माध्यम हुआ, सघन माध्यम। और फिर ये वापस विरल माध्यम। तो देखो, प्रकाश किरण यहाँ से आई तो ये क्या है, इसका अभिलंब। अपन जानते हैं जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो यहाँ देखो, ये अभिलंब है, ये 90 डिग्री है, पूरा 90 है इस सतह पर, है ना। ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 का। तो ये देखो अभिलंब की ओर, इसको देखो कैसे जाना चाहिए था, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, यहाँ पर पी है, पी से टी की ओर जाना चाहिए था, लेकिन ये किधर चली गई, इधर चली गई। ठीक। अब देखो, जब ये सघन माध्यम में जा रही है और ये वापस यहाँ पर कौन सी पृष्ठ आ गई, दूसरी अपवर्तक पृष्ठ। यहाँ पर भी इसका अभिलंब है। अपन जानते हैं जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, इसका अभिलंब से दूर हटती है। तो ये देखो, ये अभिलंब है, ये इससे दूर हट गई। तो अपन ने यहाँ जो पहला जो कोण है इसका आपतन कोण, उसको ले लिया I1। पहला अपवर्तन कोण है उसको ले लिया R1। दूसरा आपतन कोण है ये, इसको ले लिया R2 और दूसरा अपवर्तन कोण है उसको ले लिया I2। ठीक है, ये अपने पास, ये देखो इसको यहाँ से आ रही थी नहीं सीधी, इसको जाना तो यहाँ चाहिए था, लेकिन चल कैसे गई, ऐसे। तो इस वाली लाइन दिशा से इस वाली दिशा में कितना विचलन हो गया, इसका डेल्टा। तो कितना विचलन आया अपना, डेल्टा। इस डेल्टा की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले देखो, ये जो चतुर्भुज है AQER, इसके 3 स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप में अपन इस डेरिवेशन को पूरा कर लेंगे। 4 स्टेप को आपको अलग अलग ध्यान रखना है कि भाई अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये चतुर्भुज लेना है पहला। तो चतुर्भुज AQER में क्या होगा, जो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 के इक्वल करना है अपन को। तो यहां से देखो, कोण A प्लस कोण AQE प्लस कोण ARE प्लस में कोण E बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब देखो, कोण AQE और कोण ARE ये दोनों 90-90 के हैं, क्योंकि ये अभिलंब द्वारा बने हुए हैं। तो 90-90 के हैं तो इन दोनों का मान 90-90 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण A 90 प्लस 90 प्लस कोण E बराबर 360। तो कोण A प्लस कोण E बराबर 360 में से इनको जोड़ के माइनस करेंगे तो उधर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया अपना पहला स्टेप खत्म। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, इस वाले त्रिभुज में आना है, त्रिभुज QER में। तो अब त्रिभुज QER में क्या होगा, तीनों कोणों का योग
360 डिग्री, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस E बराबर में 180। तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के 180 डिग्री। तो यहां से अपन देखो ये इक्वेशन नंबर 2, ये भी इक्वेशन नंबर ए भी 180 की डिग्री के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि कोण ए प्लस कोण ई बराबर R1 प्लस R2 प्लस में ई। तो ई से तो ई कट गया, ये क्या हो गया कोण ए बराबर R1 प्लस R2। ये आती है अपनी समीकरण नंबर 3। ये हो गया अपना दूसरा स्टेप। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या देखना है अपन को, ये वाला त्रिभुज कौन सा वाला डी क्यू आर। तो अतः चूंकि त्रिभुज डी क्यू आर में क्या होगा, ये देखो ये वाला जो कोण है डेल्टा, इन दोनों कोणों का बहिष कोण है ना। तो क्या होगा डेल्टा बराबर कोण डी क्यू ई, ठीक है ना, कोण डी क्यू आर, सॉरी कोण डी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू, डी आर क्यू, ये होगा। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर आने के बाद अपन को क्या लग रहा है कि इन दोनों का तो अपने पास कोई मान है ही नहीं, तो पहले क्या करें इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इस वाले त्रिभुज से, ठीक है। चलो अब देखो इस वाले ये जो है ना दोनों आई, ये पूरा का पूरा ये और कोण आई क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहां से देखो चूंकि कोण I1 बराबर कोण डी क्यू आर प्लस में R1, इसमें कोई समस्या नहीं। यहां से मैं डी क्यू आर की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो यहां से कोण डी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा कोण I1 माइनस R1, इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह जो कोण ये वाला है डी आर क्यू, कोण डी आर क्यू, ये क्या हो जाएगा कोण I2 माइनस R2, ये इक्वेशन नंबर 6। अब अपन को क्या करना है, ये दोनों के मान इसमें रखना है। ये तीसरी स्टेप चल रही है अपनी, है ना। तो डेल्टा इक्वल्स टू इसमें मान रखेंगे। तो इसके लिए अब क्या करो, समीकरण की वैल्यू इसमें डाल दो। तो समीकरण 4, 5 व 6 से, समीकरण 4, 5 व 6 से देखो डेल्टा बराबर कोण I1 माइनस R1 प्लस कोण I2 माइनस R2। I1 I2 को एक साथ ले लेता हूं, तो डेल्टा बराबर आ जाएगा अपना कोण I1 प्लस कोण I2 प्लस इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा अपना R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 और ये आ गई अपनी समीकरण नंबर 7। समीकरण 3 और समीकरण 7 से देखो यहाँ R1 प्लस R2 की जगह मैं A रख सकता हूँ, यानी कि डेल्टा बराबर कोण I1 प्लस कोण I2 माइनस में कोण A। तो एक समीकरण तो ये आ गई अपने पास सूत्र के रूप में। यहाँ से अपन को साफ पता चल रहा है समीकरण नंबर 7 से कि जो विचलन कोण है वो किस किस पर निर्भर कर रहा है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और विचलन उसके प्रिज्म कोण पर, ठीक है। अब ये हो गई अपनी एक स्टेप खत्म। इस स्टेप के बाद जो अपनी अगली स्टेप है वो स्टेप है अपनी स्नेल का नियम, ठीक है। उससे पहले अपन को इसका ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ किस किस में बनाएंगे अपन, विचलन कोण और आपतन कोण में। तो ग्राफ इस तरह का बनता है, आपतन कोण और विचलन कोण में ग्राफ। इधर तो होता है विचलन कोण, ठीक है, इस तरह का बनता है। यानी विचलन को आपतन कोण का मान अगर अपन बढ़ाते जाएं, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो एक जगह ऐसे आती है
कि जहां पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। इसके बाद आपतन कोण का मान अगर हम फिर बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान वापस बढ़ने लग जाएगा। इस स्थिति में I1 बराबर क्या होता है I2। ठीक है, ये वाली जो स्थिति है इसको बोलते हैं अपन न्यूनतम विचलन की स्थिति। न्यूनतम विचलन की स्थिति। ठीक है, ये हो गया अपना विचलन कोण और आपतन कोण में। आप इधर कोई भी डाटा अपन लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम अपन जानते ही हैं कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात होता है। अब देखो, ग्राफ बनाने के बाद अपन को क्या करना है, स्नेल का नियम लगाना है। और स्नेल के नियम के लिए अपने पास क्या क्या होना चाहिए, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो देखो, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, I1 बराबर I2 और इसको मैं मान लेता हूँ सिंपल I, तथा R1 बराबर R2 और इसको मान लेता हूँ R। तो समीकरण 7 से क्या आ जाएगा, डेल्टा M बराबर 2I माइनस में 1, तथा इधर अपन जानते हैं A बराबर R बराबर A बराबर क्या था, R1 प्लस में R2। ठीक है, तो यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा 2R, यानी A बटे में 2 बराबर में R। इधर यहाँ से मैं I की वैल्यू निकालूं, A को इधर ले आता हूँ, डेल्टा M प्लस में A बराबर में 2I, 2 नीचे चल जाएगा, तो डेल्टा M प्लस में A बटे में 2 बराबर में I। तो ये तो हो गया आपतन कोण, हो गया अपवर्तन कोण। अतः स्नेल के नियम से क्या होता है, म्यू यानी कि पदार्थ का अपवर्तनांक जिससे अपवर्तन हो रहा है, ये किसके बराबर होता है, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के, यानी कि साइन डेल्टा M प्लस A बटे में 2 बटे में साइन A बटे में 2, यानी कि म्यू बराबर क्या हो गया, साइन डेल्टा M प्लस A बटे में 2 फोन में साइन A बटे में 2। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया जो वो पूछते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो है वो इसी से आता है, थोड़ा सा एक स्टेप और है, लास्ट स्टेप है वो इस डेरिवेशन की। तो उसमें क्या है, छोटे कोणों के लिए, छोटे कोणों के लिए क्या होता है, साइन थीटा लगभग बराबर होता है थीटा के। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा M प्लस में A बटे में 2, इसके बराबर बटे में A बटे में 2, 2 से तो 2 कट जाएगा। तो यहाँ से म्यू बराबर क्या गया अपना, डेल्टा M प्लस में A बटे में A। अगर मैं इस A को इधर भेज दूँ, यहाँ से डेल्टा M की वैल्यू निकालूं, तो ये जाएगा म्यू A बराबर डेल्टा M प्लस में A को भी इधर भेज दूँ, तो डेल्टा M बराबर अपना आ जाएगा म्यू माइनस में 1 इंटू में A। तो इस समीकरण से स्पष्ट है, साफ साफ दिख रहा है कि जो विचलन कोण है, न्यूनतम विचलन कोण, वो किस पर निर्भर कर रहा है, प्रिज्म के अपवर्तनांक और अपवर्तन प्रिज्म कोण पर। ठीक है ना, तो ये डेरिवेशन खत्म होता है। इसकी 4-5 स्टेप जो है क्या क्या करना है, सबसे पहले अपन को चतुर्भुज वाला, उसके बाद इस त्रिभुज वाला, बहिष कोण वाला, उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये स्टेप याद रखोगे ना तो इजी हो जाएगा इसको समझना। उसके बाद क्या करना है फिर अपन को, जैसे ये शीर्षाभिमुख कोण लगाएंगे, उसके बाद फिर अपना स्नेल का नियम। ठीक है, और फिर ये, तो ये 4-5 स्टेप है जो अपन को याद रखनी है, उससे ये अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया हो तो लाइक ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे का बटन दबा देना, जिससे क्या होगा, आगे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। और इस मैं रोज बोलता हूं, हर किसी भी टॉपिक, जो फिजिक्स का कोई भी टॉपिक है,
12th क्लास का उसके चैप्टर के नोट्स अगर चाहिए हो तो मेरे से मांग लेना। हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ तो केवल डेरिवेशन चल रहे हैं, इसकी थ्योरी भी होती है आगे, तो सब कुछ एकदम सिस्टेमेटिक ढंग से लिखा हुआ है।